हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर 6 अपनी अपनी बीमारी। पाठ प्रवेश। हमारे देश में तथा समाज में अनेक विषमताएं हैं। कुछ लोगों के पास असीमित धन है। असीमित मतलब किसी के पास अनगिनत धन है जिसकी कोई कमी नहीं है, किंतु वे टैक्स का रोना रोते हैं। जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो उसी के लिए रोते रहते हैं। उसे देने के लिए उन्हें परेशानी होती है, पर समाज में जरूरतमंदों को देना नहीं चाहते। लेकिन जिन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत होती है, जो बेचारे थोड़े मजबूर होते हैं, तो वो उनकी मदद नहीं करना चाहते। बहुत से लोगों के पास मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का अभाव है। वो ये कह रहे हैं मूलभूत आवश्यकताएं मतलब कि जो रोज डेली की अपनी जरूरतों को, थोड़ा जो खाने पीने की जरूरतें हैं, नॉर्मल जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उनके पास धन का अभाव रहता है। मीन्स धन की कमी रहती है, जो जरूरत को पूरा नहीं कर पाते। कुछ दूसरों की बेईमानी से दुखी हैं। कुछ ऐसे लोगों से दुखी हैं जो बेईमान हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, उन लोगों से परेशान हैं। सबकी अपनी अपनी मंजिल है। जिसके पास जितना है वह पर्याप्त नहीं है। वो कह रहे हैं जिसके पास पर्याप्त नहीं है का मतलब कि जिसके पास जितना धन है वह उससे भी खुश नहीं है। वो चाहता है कि थोड़ा और मिल जाए, और मतलब उसे और चाहिए, इसीलिए दुखी है कि मुझे इतना नहीं, मुझे इससे और चाहिए। इंसान कभी भी पैसों से संतुष्ट नहीं रहता, उसे हमेशा ज्यादा ही चाहिए। कोई कहेगा कि हमें नहीं चाहिए पैसा, हर कोई कहेगा कि नहीं हमें और चाहिए। वास्तव में जीवन संघर्षों से परिपूर्ण है। वो ये बता रहे हैं कि रियलिटी में क्या है, सच्चाई हकीकत क्या है जिंदगी की, कि संघर्षों से परिपूर्ण है। पैसा किसी को इतनी आसानी से मिलता तो बात ही क्या थी। पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? परिश्रम मीन्स संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में। तो वो ये पाठ प्रवेश मीन्स ये इस स्टोरी में बताया गया है। अब हम आते हैं इस स्टोरी पर कि ये क्या हमें बताना चाहते हैं। हम उनके पास चंदा मांगने गए थे। वो कह रहे हैं हम किसी के पास गए होंगे वो चंदा मांगने के लिए। चंदा क्या होता है? हमें जहाँ कहीं किसी मतलब किसी शहर में, किसी नगर में कुछ जैसे सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, अननोन पर्सन आ जाते हैं, तो वो एक उस जगह में कुछ करवाना चाहते हैं। कई लोग जागरण करवाते हैं, कई लोग लंगर करवाते हैं, कई लोग पाठ करवाते हैं, कई लोग कुछ करवाते हैं। मतलब जो भी ऐसी कोई चीजें होती है उसके लिए लोग चंदा मांगने आते हैं। आपके घर में भी आते ही होंगे। तो वो क्या कहते हैं? चंदा मांगने, इसे कहते हैं। चंदे के पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलता है। मीन्स जो चंदा मांगने आते हैं, अगर एक इंसान बार बार चंदा मांगने आता है तो उसे क्या कहते हैं? पुराने अभ्यासी। मीन्स पुराना चेहरा जो बोलता है कि ये वहीं से आया होगा। वे हमें भाग गए। वो हमें भाग गए मीन्स वो हमें जान गए कि हम पहले भी आए हैं, उससे पहले भी आए हैं। मीन्स जाना पहचाना चेहरा। हम भी उन्हें भाग गए, और वो भी उन्हें जो चंदा जिनसे मांगने आए थे, जिनके घर पर आए थे, वो भी जो चंदा मांग रहे हैं वो भी उन लोगों को पहचान गए कि हम इनके घर बार बार पहले भी आ चुके हैं। चंदा मांगने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध बखूबी पहचानते हैं। इसका कहने का मतलब है गंध मीन्स वो नहीं कि कुछ और गंदगी। गंध मीन्स उनकी जो मतलब एक खुशबू होती है कि हाँ मतलब कि वो आप एक दूसरे को जल्दी से पहचान लेते हैं। अगर हम किसी को एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, अगर हम उसे कुछ टाइम बाद फिर देखेंगे तो हम कहेंगे हमने इसे ये देखा है, पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है। तो उसे क्या कहते हैं? बखूबी पहचानना। लेने वाला गंध से जान लेता है कि यह देगा या नहीं देगा। वो ये कह रहे हैं कि सामने वाले की शक्ल बता देती है कि वो देगा या नहीं देगा। देने वाला भी मांगने वाले के शरीर की गंध से समझ लेता है कि यह बिना लिए टल जाएगा या नहीं। अब वो ये कह रहे हैं जो जिससे वो पैसा मांगना चाह रहे हैं, जो पैसा देगा, वो भी समझ जाता है कि हाँ भाई इसे शक्ल में लिखा है कि ये चंदा देगा या नहीं देगा। यानी ये आपस में एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ जाते हैं कि आमने सामने जो भी है एक दूसरे के, वो एक दूसरे के फेस रीडिंग से ही समझ जाते हैं कि एक दूसरे से
इनका कंपैरिजन करके कि हाँ यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो चले जाओ, और सामने वाला कहता है कि देगा, तो समझ जाते हैं हाँ भाई मिल जाएगा। हमें बैठते ही समझ में आ गया कि ये नहीं देंगे, वे भी शायद समझ गए कि ये टल जाएंगे। फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना कर्तव्य भी निभाना ही था। जो काम करने आए उसको तो करना ही था। हमें प्रार्थना की तो वे बोले, आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्सों के मारे मर रहे हैं। और वो कह रहे हैं तुम चंदा मांगने आए हो, तुम्हें चंदे की पड़ी है, और हमें तो यहाँ पे बस टैक्स ही भरने पड़ रहे हैं। जो सरकार हमें किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसके इंक्लूड होता है वो पैसा, और कुछ जो हम कमाते हैं उसके लिए हमें टैक्स भी भरना पड़ता है। ये आप बड़ी क्लास में आएंगे तो आपको ये भी स्टडी में सीखने को मिलेगा, तो आपको पता चलेगा टैक्स क्या होता है। मैंने सोचा यह टैक्स की बीमारी कैसी होती है। बीमारियां बहुत देखी हैं, निमोनिया, हैजा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं, मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे, तो क्या इस बीमारी में मजा आता है? यह अच्छी लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा? अजीब रोग है यह चिकित्सा विज्ञान में, इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए यह आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए। वह कहेगा इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसका भी इलाज करने वाले होते हैं, मगर वे एलोपैथिक या होम्योपैथिक पढ़ने नहीं होते। वे मतलब ये जो एलोपैथिक और होम्योपैथिक पढ़े नहीं होते, ये आप समझते हैं। होम्योपैथिक जो मीठी मीठी गोलियां देते हैं उसके अंदर मेडिसिन मिक्स करके देते हैं, वो होती है होम्योपैथिक। और एलोपैथिक आप जानते हैं जो थोड़ी कड़वी होती हैं, और गोलियां जो हमें दूसरी अलग से होती हैं, कलरफुल टैबलेट्स होती हैं, बट वो कड़वी ही होती हैं। और होम्योपैथिक की मेडिसिन स्ट्रांग होती है और मीठी गोलियों के अंदर डाल के मिलती है, आपने खाई भी होंगी। इसकी चिकित्सा मीन्स चिकित्सा यानी इसकी जो इलाज करने की जो वो होता है ना प्रोसीजर, उसे चिकित्सा कहते हैं। पद्धति अलग है, मतलब इससे बिल्कुल अलग है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफी लोग भूखमरी से। वो कह रहे हैं कई लोग तो टैक्स की बीमारी से, यानी जो बड़े लोग हैं उन्हें अगर टैक्स पे करना होता है तो उनको उसी से हार्ट अटैक आ जाता है। मान लीजिए किसी बड़े लोग जो जिनके पास काफी पैसा होता है, तो वो लोग टैक्स भरने से हिचकिचाते हैं कि उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को ये पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, मीन्स कई ब्लैक मनी, किसे कहते हैं ब्लैक मनी, उसे ही कहते हैं जो टैक्स पे नहीं करते और जो ईमानदारी से पैसा नहीं कमाते। जो 2 नंबर का मीन्स जो उल्टा काम करते हैं, जो नेगेटिविटी और उल्टे कामों में हमेशा अपने आप को गलत तरीके से काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मीन्स ब्लैक मनी। जो ब्लैक मनी गलत काम करके कमाई जाती है। टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है हाय हम टैक्स से मर रहे हैं, और जिसे ना लगे वह कहता है हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। कितने लोग हैं कि जिनकी महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा क्या होती है? बड़ा बनने की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा होती है। मीन्स हमें बड़ा बनना है, हाय हमारे पास खूब पैसा हो, हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हर कोई चाहता है, प्रॉपर्टी हो, ये हो, हम अच्छे से जिए, अच्छी लाइफ जिए। तो क्या है ये? महत्वाकांक्षा होती है। कि टैक्स की बीमारी से मरे मीन्स वो भी कहते हैं हाय हम भी ऐसे करोड़पति बन जाए, हमें भी टैक्स की बीमारी हो जाए। मतलब बीमार, मतलब अमीर बनने के लिए बीमारी भी मंजूर है उन लोगों को, लेकिन हम अमीर हो जाएं, उनकी सोच ये है, पर मर जाते हैं। अगर जो करोड़पति हैं वो जरा सा भी कोई नुकसान हुआ या उनको कोई प्रॉफिट में कोई किसी काम में घाटा हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो उनको ऐसा ही हो जाता है, उनको दिल की बीमारी हो जाती है और क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है और हार्ट काम करना बंद कर देता है और वो हार्ट अटैक में मर जाते हैं। निमोनिया से हमें उन पर दया आई
सोचा कहे कि प्रॉपर्टी समेत यह बीमारी हमें दे दीजिए। मीन्स सोचा उन्होंने कि आप प्रॉपर्टी भी दे दीजिए और बीमारी भी दे दीजिए, हम लेने को तैयार है। पर वे नहीं देते, पर वो नहीं देते, वे नहीं देते। यह कमबख्त बीमारी ही ऐसी है कि जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है। क्या मतलब? पैसे की। अब जिसके पास पैसा है वो कहता है अगर ये पैसे की बीमारी है टैक्स, तो ये बीमारी भी हमें मंजूर है। ठीक है ना। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई, मीन्स जलन हुई। मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ। जो चंदा मांगने आया था ना, ये सारी बातें वो कर रहा है कि मुझे उनसे ईर्ष्या हुई, मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ, उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार यो छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग्य लेखक हरिशंकर प्रसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित है। गौरवान्वित मीन्स गर्व से भरा हुआ, मीन्स बड़ा प्राउड है कि हाँ भाई वो टैक्स से मर गए। आशा है आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे, मगर अपने भाग्य में यह कहाँ, अपने भाग्य में तो तुच्छ बीमारियों से मरना लिखा है। उनका दुख देखकर अपने भाग्य में यह कहाँ, अपने भाग्य में तो तुच्छ बीमारियों से मरना लिखा है, वो ये कह रहे हैं। उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ दुख भी कैसे कैसे होते हैं। अपना दुख अलग होता है। उनका दुख था कि टैक्स मारे डाल रहे हैं। अपना दुख है कि प्रॉपर्टी नहीं है जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कुल 50 रुपए चंदा नाम मिलने के दुख से मरे जा रहे हैं। मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था। अपनी बेईमानी प्राण घातक नहीं होती, बल्कि संयम से साधी जाए तो स्वास्थ्यवर्धक होती है। गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास घंटों बैठता और बताता कि वहाँ कैसी बेईमानी चल रही है। वह कहता युवावस्था मीन्स जब यंग होते हैं, युवावस्था में मैंने स्वयं को समर्पित कर दिया। समर्पित करना मीन्स अपने आप को आत्म किसी के सौंप देना, किसी को समर्पित करना। किस आशा से इस संस्था में गया और क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा भैया युवावस्था में जिन्होंने समर्पित कर दिया वे सब रो रहे हैं, फिर तुम आदर्श लेकर गए ही क्यों। गांधी जी दुकान खोलने का आदेश तो मरते मरते दे नहीं गए थे। मैं समझ गया उसके कष्ट को। गांधी जी का नाम प्रतिष्ठान में जुड़ा होने के कारण वह बेईमानी नहीं कर पाता था। वो ये कह रहे हैं कि गांधी जी का नाम उनसे जुड़ा था तो उनके काम से तो वो उनके नाम को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह बेईमानी भी नहीं कर पाते थे। और वह दूसरों की बेईमानी से बीमार था, और लेकिन वो ये भी देखता था कि दूसरे लोग इतनी बेईमानी करते हैं तो वो उनके देखकर भी परेशान होता था कि ये तो काम कर लेते हैं और मैं कर नहीं पाता। अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो वह भी औरों जैसा करता और स्वस्थ रहता। बड़े बड़े दुख हैं, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 2-3 बंधु बैठे हैं। मैं दुखी हूँ। मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रुपए का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगता है। उसने 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई थी। 6 कमरे बन चुके हैं। 2 के लिए पैसे की तंगी आ गई है। मीन्स 6 मकान उनके 6 फ्लोर बन चुके हैं तो 2 रूम्स रहते हैं, फ्लोर रहते हैं, उसके लिए उनके पास जो पैसों की है वो तंगी आ गई है, मीन्स कम पड़ गए हैं। वह बहुत दुखी है। वह अपने दुख का वर्णन करता है। मैं प्रभावित नहीं होता, मीन्स मैं उनके दुख से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभावित नहीं होता। मगर उसका दुख कितना विकट है। विकट मीन्स बहुत बड़ा है कि मकान को 6 कमरों का नहीं रख सकता। मीन्स वो मकान को 6 रूम्स का नहीं रख सकता, चाहिए तो उसे 8 का ही। पैसा ना भी हो तो उसे इसे रूम को 2 रूम और एडजस्ट करके 8 रूम का बनाना ही है। मुझे उसके दुख से दुखी होना चाहिए। बेचारा 6 फ्लोर 6 मकान 6 रूम्स तो बन गए, 8 बन जाते तो क्या हो जाता।
पर मैं नहीं हो पाता। मेरे मन में बिजली के बिल के 40 रुपए का खटका लगा है। मीन्स उनके जो बिजली का जो उनका बिल आया है कितने 40 रुपए का। अब उनको उसी चीज की वो खटका मीन्स उसको वही चीज परेशान कर रही है। दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता हैं। मीन्स दूसरे बंधु जो हैं जिनके पास वो गए हैं चंदा मांगने, तो वो कह रहे हैं दूसरे वो ना बुक सेलर है, बुक बेचता है। अब वो उनकी बात बता रहे हैं। पिछले साल 50,000 की किताबें पुस्तकालयों को बेची थी, इस साल 40,000 की बिकी। वे कहते हैं बड़ी मुश्किल है, सिर्फ 40,000 की किताबें इस साल बिकी, ऐसे में कैसे चलेगा। वे चाहते हैं मैं दुखी हो जाऊं, पर मैं नहीं होता। इनके पास मैंने अपनी 100 किताबें रख दी थी, वे बिक गई, मगर जब मैं पैसे मांगता हूँ तो वे ऐसे हंसने लगते हैं जैसे मैं हास्य रस पैदा कर रहा हूँ। मीन्स मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, इस तरह वो हंसने लगते हैं। तो वे ऐसे हंसने लगते हैं जैसे मैं हास्य रस पैदा कर रहा हूँ। ये कह रहा है बड़ी मुसीबत है व्यंग्यकार की। व्यंग्यकार क्या होता है? जो हर किसी बात पर व्यंग्य करता है, मीन्स उसको कुछ ना कुछ कमेंट पास करता है। वह अपने पैसे मांगे तो उसे भी व्यंग्य विनोद में शामिल कर लिया जाता है। मैं उनके दुख से दुखी नहीं होता। मेरे मन में बिजली कटने का खटका लगा हुआ है। वो अपने 40 रुपए की बिजली के बिल के लिए परेशान हुआ पड़ा है। तीसरे बंधु की रोटरी मशीन का जो तीसरा बंधु है जिसके पास वो गया था, वो क्या है? रोटरी मशीन आ गई। अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई है। वह दुखी है, मैं फिर भी दुखी नहीं होता। अंततः मुझे लगता है कि अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सबके दुखों में दुखी होना चाहिए। मैं दुखी हो जाता हूँ, कहता हूँ क्या ट्रेजेडी है मनुष्य जीवन की। मकान कुल 6 कमरों का रह जाता है, और कैसी निर्दयी यह दुनिया है कि सिर्फ 40,000 की किताबें खरीदती है। कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मोनो मशीन ही नहीं आ रही है। वे तीनों प्रसन्न हैं कि मैं उनके दुखों से आखिर दुखी हो ही गया। तरह तरह के संघर्ष में तरह तरह के दुख हैं। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष है। एक न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त न कर पाने का दुख है, एक पर्याप्त संपन्नता न होने का दुख है। ऐसे में कोई अपने तुच्छ दुखों को लेकर कैसे बैठे। मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है कि वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्सों की बीमारी मुझे दे दें और मैं उससे मर जाऊं, मगर वे मुझे यह चांस नहीं देंगे। ना वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, ना बीमारी, और मुझे अंततः किसी ओछी बीमारी से ही मरना होगा। ये चैप्टर बच्चों यहीं पे खत्म होता है। और इस चैप्टर में जो पूरा इस स्टोरी का जो मोरल है, आपको इसमें क्या समझ आता है, वो क्या बता रहे हैं। वो दुख बार बार जो बोल रहा है, किस चीज के लिए बोलता है। वो एक मतलब वो जहां पर भी जा रहा है और वो उन सब की बातें में सुनता है कि किसी के जो कमरे हैं, जो वो चाहते थे कि 8 हो, तो वो 6 बने हैं, 2 नहीं बने, तो उसे उस चीज का दुख है। एक अपनी मशीन को लेके दुखी है कि जो मशीन थी वो मशीन नहीं आ रही है, जो मोनो मशीन। फिर कहता है एक किताबों के लिए रो रहा है कि पिछले साल 50,000 की बिकी, इस साल 40,000 की। मीन्स हर कोई दुखी है। बिकने के, अगर किसी की बिक्री हुई है तो भी दुखी है कि उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई है, और जिसको नॉर्मल चीज मिली है वो उससे भी खुश नहीं है कि भाई हमें तो बस इतना ही मिला है। वो यही बताना चाहते हैं कि कहीं पर भी वो गया है तो कहीं पे भी जो जिनके पास भी गया है, वो किसी चीज से, इंसान अपने किसी भी चीज से कभी भी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है।
जो जिसके पास जितना है वो उससे ज्यादा की आशा रखता है, उसे और ज्यादा चाहिए। इसीलिए वो ये बोल रहा है कि मैं तो उस बीमारी लेने को तैयार हूँ जिसे टैक्स की बीमारी से मर जाते हैं। वो ये कह रहे हैं टैक्स की बीमारी से कौन मरेगा बताओ। जो रईस करोड़पति इतने जिन लाखों पति हैं, जिन्हें किसी चीज में मतलब लॉस हो जाता है तो वो ये सहन नहीं कर पाते। वो यही कह रहे हैं कि वो नहीं सहन कर पाते तो कोई बात नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बीमारी दोनों मुझे दे देना। प्रॉपर्टी होगी ना, उन्हें हार्ट अटैक आएगा, तो ऐसा करो ये सब चीजें मुझे दे दो, मैं सब चीजें संभाल लूंगा। ये कौन कह रहा है? इस स्टोरी के लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने ये सब कहा है। ये है लेखक परिचय। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरीश परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी जिला होशंगाबाद में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। हरिशंकर परसाई के जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, कहानी संग्रह, तिरछी रेखाएं, संस्मरण, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, उपन्यास, माटी का है कुम्हार से प्रेमचंद के फटे जूते, निबंध संग्रह आदि रचनाएं काफी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हैं। इन्हें साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी सम्मान तथा शरद जोशी सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। बच्चों, मैंने आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप अच्छे से इसे समझ सको। और अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज आप इसे अच्छे से सुन लीजिएगा। इससे ही आपकी मतलब ऑलमोस्ट सारे ही अगर चैप्टर समझ आ जाता है तो हमारी हद से ज्यादा सारे जितने भी हमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो हम उसे बहुत ही इजी तरीके से अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू में उसे इजीली लिख सकते हैं, उसे बता सकते हैं। हमें इस स्टोरी का पूरा मतलब जो पूरी स्टोरी है उसे अच्छे से हमें समझ आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इस स्टोरी में हुआ क्या है, कौन है लेखक, कौन है, वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, ये सब स्टोरी में बताया जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब मैं आपका ये चैप्टर यहीं पे क्लियर कर चुकी हूँ। ओके, तो आशा करती हूँ आप अच्छे से इसे समझ सकोगे। ओके बच्चों, थैंक यू सुनने के लिए एंड गुड बाय, टेक केयर।